क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। कुछ हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चंस वगैरह किए थे और ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। और फिर ये क्वेश्चन किया था जिसमें एससीवी का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया। तो हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने किए थे। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। और ऑब्लिक कोलिजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में नोट डाल करके हम लोग याद रखेंगे तो आराम से क्वेश्चंस उससे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन होता क्या है, इसको मैंने पहले ही थोड़ा सा समझाया था स्टार्टिंग में, जब इलास्टिक कोलिजन बताया था और ऑब्लिक कोलिजन के बारे में डिफरेंस बताया था। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से बताया था। क्या बोला था कि अगर कोई भी बॉल का लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में डायरेक्शन के, उन दोनों के डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल होगा, डिफरेंट हाँ डिफरेंट होगा या फिर एंगल होगा उन दोनों के बीच में, तो हम लोग कैसा कोलिजन बोलेंगे, दैट विल बी ऑब्लिक कोलिजन। जैसे कि ऑब्लिक कोलिशन। लेट से कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और हमारे पास बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है। और अभी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर लेते हैं कि दोनों को आइडेंटिकल मैं ले लेता हूँ, या फिर नहीं भी आइडेंटिकल ले सकते हैं। दिस इज मास m एंड दिस इज ऑल्सो मास m। मैं बाहर लिखता हूँ इसको, बॉल A एंड बॉल B। m मास है इसका और रेडियस r है, और इसका भी मास m है और रेडियस r है। ये जो बॉल है कुछ इस तरीके से जा रहा था, ये v वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा था। यू नॉट दे देता हूँ, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो बॉल B है वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे था। या फिर हो सकता है वो भी किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, लेकिन एक सबसे अभी इजी वाला करते हैं, ये रेस्ट पे था, बराबर। तो अब मुझे क्या देखना है इसमें, मुझे ये देखना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन का डायरेक्शन क्या है। तो लेट से कि ये जस्ट अभी कोलिजन करने वाला है और दोनों पास पास में आकर के टच कर गया। तो यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन जो है वो किसी भी एक पार्टिकल का है, वो ऐसा है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है इन दोनों बॉल पे, तो उसे ही हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो ऑलवेज क्या करो, दोनों के जो सेंटर है उससे पास करने वाला जो लाइन होगा उसे ही हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। तो नॉर्मल जो है वो इसके अलोंग लगेगा और वेलोसिटी जो पार्टिकल के वो इस तरफ है। अब क्या हो गया, अच्छा लेट से अगर बॉल बी की वेलोसिटी होती इस डायरेक्शन में, तो एक और लाइन ऑफ मोशन आ जाता ऐसा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, जो कि हम लोग आगे जाकर के अभी पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, बराबर। तो अभी तो कुछ एंगल होगा इन दोनों के बीच में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, इसे बोला जाएगा लाइन ऑफ मोशन। और इसे क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। जिस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्सेस या फिर एक दूसरे के ऊपर इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं उसे हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। सो दिस इज बॉल ए एंड बॉल बी। अब क्या होगा, कोलिजन। और कोलिजन जब होगा तो उस समय इन दोनों में डिफॉर्मेशन आएगा, है ना।
और डिफॉर्मेशन के टाइम पे ये कुछ इस तरीके से कोलाइड करेगा जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है या फिर नॉर्मल फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, डिफॉर्मेशन उसी डायरेक्शन में होगा। सॉरी। तो इस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा है या फिर जो भी नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, इंपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में ये जा करके डिफॉर्म हुआ। तो वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? देखो, हमारा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगा? अगर मैं स्टार्टिंग में इस जगह पे बात करूं तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में, विच इज यू नॉट। तो इस वेलोसिटी का होगा दो कंपोनेंट, है ना? कौन सा दो कंपोनेंट होगा? मैं इस जगह पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा लाइन ऑफ मोशन और ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली तुम लोग को भी करना है। तो ऑलवेज दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, एक पार्टिकल ए के लिए और एक पार्टिकल बी के लिए। तो ए की जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, कितनी थी? यू नॉट। और एज्यूम कर लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी दो डायरेक्शन में, विच इज यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई भी बॉल है, इस पे फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं, फोर्स तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी को कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो जब इम्पल्स लग रहा होता है इस बॉल पे, तो इम्पल्स के टाइम पे इस बॉल की वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, विच इज यू नॉट साइन थीटा। ये हमारा कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन नॉर्मल या फिर जो इम्पल्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। ए बॉल की वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन भी डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से दिस डायरेक्शन इज एक्स, this direction is x and this direction is y, ताकि हमारे लिए काम इजी हो जाए थोड़ा। सो ये जो होगा वेलोसिटी y डायरेक्शन का होगा और ये जो वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन का है। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो जब मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है उस समय कंडीशन क्या होते हैं? इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? सेम। तो लेट से एज्यूम कर लेते हैं दोनों की वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में v डैश। ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहा है। अब क्या होगा? इम्पैक्ट हो गया। अब क्या होगा? अब वापस से ये रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ये तो डिफॉर्म कर गया है, अब रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये वापस से अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा और सिचुएशन ऐसा होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन को मैं वापस से शो करूंगा। ऐसा। तो अब इसके पास जो वेलोसिटी है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, डेट विल बी यू साइन थीटा। और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई होगी v1, मुझे नहीं पता है कितना होगा, अभी निकाल सकते हैं हम लोग। और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v2, बराबर। सो दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी। अब बॉल बी का वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन बताओ, क्यों नहीं है? क्या रीजन बोला जा सकता है बॉल बी का वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है? देखो, क्योंकि बॉल बी के पास y डायरेक्शन में इनिशियली भी वेलोसिटी नहीं था जब रेस्ट पे था, और कोई ऐसा फोर्स भी नहीं लगा y डायरेक्शन में जिसके कारण से इस बॉल बी के पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाए। नॉर्मल तो सिर्फ x डायरेक्शन में लग रहा है ना,
तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू नॉट साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आया इसके पास v1, ये बॉल ए है, और इस बॉल के पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, छोड़ ही दो, और इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी आ गई है डेट इज v2। तो ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे v1 एंड v2, जिससे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, इक्वेशन जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, सो दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, ऑलवेज याद रखना। हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो लेट से कि इन दोनों के बीच में जो कोलिजन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया गया है, तो हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा ई का फॉर्मूला, जैसे हम लोग ऊपर करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है हमारा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या करना होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। लेकिन कंजर्वेशन करना किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, बताओ किस डायरेक्शन में करना चाहिए। वाई डायरेक्शन में करने की जरूरत नहीं है, क्यों, पहले से ही मोमेंटम कंजर्व, हाँ ऑलरेडी कंजर्व है, तो इसीलिए मुझे एक्स डायरेक्शन में करने की जरूरत है। लेकिन फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो है ना, अगर बॉल पे देखे ए बॉल पे तो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, तो क्या हुआ, बॉल बी पे भी तो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, तो सिस्टम पे इफेक्टिवली एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, जीरो। इसीलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर पा रहे हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन। एक्स डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम कितना था, m यू नॉट कॉस थीटा, और फाइनल कितना मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, देखो विच इज m v1 प्लस ऑफ m v2, m कैंसिल आउट कर लो, इधर से आ जाएगा u नॉट cos थीटा इज इक्वल टू v1 प्लस v2। सो दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है ना। सो E क्या होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन जब मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखता हूं तो मुझे अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्यों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब लिखा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना लेना चाहिए मुझे, यू नॉट लेना चाहिए, या फिर यू नॉट कॉस थीटा लेना चाहिए, यू नॉट साइन थीटा लेना चाहिए, या फिर कुछ और लेना चाहिए, यू नॉट कॉस थीटा, है ना। तो हमें इस चीज को वापस से रीडिफाइन करना पड़ेगा कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, जिसमें हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा था, लेकिन ये जो सेपरेशन और अप्रोच है एलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए, एलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जो इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला है, बस मॉडिफाइड है, नया तो नहीं है, मॉडिफाइड है, इसे हम लोग को याद रखना है। दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो लेते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो कितने से सेपरेशन हो रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। सो दिस विल बी v2 माइनस ऑफ v1। v2 बड़ा क्यों, क्योंकि कोलिजन एक ही बार होना है, अगर v1 बड़ा हो जाएगा तो 2-3 कोलिजन करा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो और अप्रोच कितना हो जाएगा, यू नॉट कॉस थीटा। सो इधर से इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास डेट v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू E यू नॉट कॉस थीटा।
सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सर V1 माइनस V2 होगा ना? V2 माइनस और V1 होगा ना, कोलिजन एक ही बार होना चाहिए ना। अगर V1 बड़ा हो गया तो वापस से जाकर के कोलिजन नहीं कर लेगा, एक कोलिजन तो हुआ ही इधर। हाँ हाँ। समझ में आया? लॉजिक एकदम हम्म बिल्कुल क्लियर रखना। स्टूडेंट यहीं पे गलती कर लेते हैं, V1 को बड़ा मान लिया, गलती। ऑलवेज V2 बड़ा होगा V1 से, ठीक है, चाहे वो हेड ऑन हम्म कोलिजन हो चाहे वो ऑब्लिक कोलिजन हो, दोनों केस में। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गया, अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, सिंपल सा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो फायदा क्या हुआ ना पॉजिटिव डायरेक्शन में V1 V2 मानने से, तो फायदा ये है कि इन दोनों इक्वेशन को तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द कि 2 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर लें, जो भी है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। V1 और V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2V2 इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा प्लस ऑफ ई यू नॉट कॉस थीटा। तो इधर से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ऑफ ई, और ये आ जाएगा यू नॉट कॉस थीटा, सो दिस इज 2V2। तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2 यू नॉट कॉस थीटा। अब इधर से जो V2 का वैल्यू आया है वो ई पे डिपेंड कर रहा है ना। V1 का भी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, देखो V1 कितना आ जाएगा, V1 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस ऑफ ई यू नॉट कॉस थीटा, और V2 का वैल्यू है तुम्हारा 1 प्लस ऑफ ई डिवाइड बाई 2 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, एक्स कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और ये कितना होगा 2, सो ई माइनस 1 आ रहा है ना। जरा चेक करके बताओ V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, V1 इज इक्वल्स टू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू नॉट कॉस थीटा, क्या ये सही है? चाहो तो तुम V1 और V2 को ऐड कर लो, क्या 1 के बराबर मिलना चाहिए? ऐड करके देखो मिल रहा है क्या? हाँ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। नहीं आ रहा है ना यार। नहीं, यू नॉट ई कॉस थीटा आ रहा है। 1 माइनस ऑफ ई होना चाहिए। इधर वापस एक बार कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो ये V2 माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा है। इसी इक्वेशन को मैं वापस से इस तरफ कर लेता हूँ। सो दिस V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस ऑफ ई यू नॉट कॉस थीटा। अच्छा ई था ना, मैं तो ई को भूल ही गया था। ओके, अब आ जाएगा। तो ये देखो V2 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स है, माइनस ऑफ ई टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस ऑफ ई डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ ई इंटू एक्स। अब ये चीज आ जाएगा 1 माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, बराबर। तो ये हमारा V1 आ गया और V2 आ गया। अब मैं E का वैल्यू एक बार पुट कर लेता हूँ और उससे एक स्पेशल केस निकाल करके बताता हूँ। स्पेशल केस ऐसा है कि लेट से E इज इक्वल्स टू 1, अगर E इज इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू पुट करो E इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 V1 0 इंटू होता है। यू नॉट कॉस थीटा। तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V2 विल बी इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा। और अगर मैं इसी जगह पे V1 निकालूंगा
ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू यू नॉट कॉस थीटा, सो v1 इज इक्वल्स टू 0। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया जिसमें कि मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि v1 की वेलोसिटी वैल्यू, से एक्सचेंज हाँ, होता है। v1 का 0 हो गया। वेलोसिटी एक्सचेंज तो हुआ है, किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ हुआ क्या, और इससे हम लोग क्या पॉइंट आउट निकाल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी जो है दो डायरेक्शन में पहले से थी, विच वाज यू नॉट साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में यू नॉट कॉस थीटा था, और ये पार्टिकल जो है रेस्ट पे था। और अब क्या हुआ, ये कोलिजन होने के बाद इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ए की, वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, विच इज यू नॉट साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। और पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में है, विच इज यू नॉट कॉस थीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ए बॉल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो बी बॉल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों का लाइन ऑफ मोशन जो है परपेंडिकुलर है। आया ना? तो नोट हाँ में हम सर। लोग डाल करके लिख सकते हैं कि इफ ये कब होगा, both the balls will move perpendicular to each other, both the balls will move perpendicular to each other if it is an elastic collision, if it is an elastic collision between identical balls, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल बॉल होना चाहिए और इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, और उसमें से एक बॉल जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए, एंड वन ऑफ द बॉल must be at rest in oblique collision। ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल बॉल्स। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑब्लिक कोलिजन होना चाहिए। तीसरा इलास्टिक कोलिजन, और चौथा दोनों में से कोई एक बॉल रेस्ट पे होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल कर जाते हैं तो मान लो कि जो बॉल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में चला जाएगा और ये इस डायरेक्शन में, तो बॉल ए एंड बॉल विल मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि कैरम बोर्ड तुम लोगों ने खेला ही होगा, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। कैरम बोर्ड तुम लोगों ने खेला होगा, जब कैरम बोर्ड में हम लोग स्ट्राइकर से क्वीन को स्ट्राइक करते हैं ना, क्वीन लेट से इस पोजीशन पे रखा हुआ और हमारे पास स्ट्राइकर है, और स्ट्राइकर से मैंने इस जगह से स्ट्राइक किया, तो क्या करते हैं, इसके इस पॉइंट पे हिट करते हैं, है ना, इस पॉइंट पे हिट करते हैं। जब इस पॉइंट पे हिट करते हैं तो हिट करने के बाद स्ट्राइकर जो है वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है, और ये जो क्वीन है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल है वो कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन और आइडेंटिकल बॉल। हालांकि कैरम बोर्ड में हमारा इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है और जो मासेस है वो आइडेंटिकल भी नहीं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं या फिर विजुलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। हाँ हम्म। चलो, तो अब आगे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं हम लोग इस पे, और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस होगा, फिर हमें समझ में आएगा।
एक सिंपल क्वेश्चन और दे रहा हूं कि ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल, इस तरीके से आ रहा था और ये जो है आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, ऐसा u नॉट मान लेते हैं, है ना। और ये जो है वो रेस्ट पे था। अभी एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मास a बॉल है और ये b बॉल है। इसका मास जो था वो m है और इसका मास 2m है। और कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, अभी मैं दे देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया गया है दैट इज लेट्स से 37 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वेलोसिटी of both balls after collision। और E का वैल्यू दिया गया है, एक E इज इक्वल्स टू 1 के लिए करो, दूसरा E इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए, एंड तीसरा जो है E इज इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करो। तीन क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन तो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, हमें पता है ना। तो सबसे पहला काम ये करना है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन तुम्हें दिखाना है। तो इनिशियली दोनों का लाइन ऑफ मोशन ऐसा था, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, और फाइनली भी कुछ इस टाइप का ही होगा, और उसी में बस मुझे वैल्यूज वगैरह शो करने होंगे। तो ये जो है इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा था, यू नॉट कॉस थीटा से। अगर इन दोनों के बीच का एंगल को मैं थीटा बोल लूँ तो ये हो जाएगा यू नॉट साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना, यू नॉट कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था यू नॉट। और इसका मास कितना है, m, और ये जो b है वो रेस्ट पे था। अब वापस से इस जगह पे आ जाते हैं a एंड b, और जैसा देख के पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू नॉट कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा एज इट इज रहेगी, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। और जैसा इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर निकाला है एग्जैक्टली सेम इक्वेशन इधर भी निकालना। तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, और इनिशियल मोमेंटम कितना है विच इज m इंटू यू नॉट कॉस थीटा। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू v1 प्लस 2m v2। m कैंसिल आउट हो गया, सो यू नॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग E से निकालेंगे, और E इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा v2 माइनस ऑफ v1, और अप्रोच कितने से हो रहा था, यू नॉट कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा E यू नॉट कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, दैट v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू E यू नॉट कॉस थीटा, है ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसी में मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, E इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 0, और फिर हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट अगर E इज इक्वल्स टू 1 है तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लो, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर ले, ऐड कर लेते हैं, v1 और v1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
So 3v2 is equals to 2 u naught cos theta implies v2 is equals to 2/3 u naught cos theta. तो इधर से v2 आ जाएगा और फिर तुम वापस से v1 वगैरह भी निकाल सकते हो, तो ये आएगा। सेकंड, अगर e इज इक्वल्स टू 1/2 होता है तो सेम वापस से ये इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। और ये कितना हो जाएगा, v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा बाई 2। और फिर से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, काम तो एग्जैक्टली वही करना है। ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल्स टू 3/2 यू नॉट cos थीटा एंड 3 कैंसिल आउट हो गया। सो v2 कितना आ जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू 1/2 यू नॉट cos थीटा। और इधर से हम लोग फिर वापस से v1 वगैरह भी निकाल सकते हैं। नेगेटिव अगर साइन आ गया इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने जूम करा है उसके जस्ट अपोजिट है। थर्ड वाला क्वेश्चन काफी आसान होता है, जब भी गिवन हो डेट e इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जानी है, सेम हो जानी है। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी u नॉट cos थीटा, और जैसे ही बोला e इज इक्वल्स टू 0 मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है, तो इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 ही होगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, बस मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3mv1 इम्प्लाइज v1 कितना आ गया, mm कैंसिल आउट, u नॉट cos थीटा बाय 3, ये आ जाएगा आंसर। सो v1 एंड v2 इस केस में इक्वल होगा। समझ में आया क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बॉल है और ये एक और बॉल है, इस तरह से। ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था कितने से, u नॉट से, और ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था ये नॉट से, ठीक है। इसका रेडियस दिया गया है, दैट इज, इसको मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा, तो ये बॉल ए है और बॉल बी है, तो इसका मास m दिया गया है और इसका भी मास m दिया गया है। और जो रेडियस गिवन है इसका 2r रेडियस दिया गया है और इसका रेडियस दिया गया है, डेट इज 3r। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये नॉट से। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड फर्स्ट इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और बी निकाल लो, ए निकाल लो, कोई सा भी चलेगा। सेकंड, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इफ e इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और लगभग तुम समझ लो, ऑब्लिक कोलिजन अच्छे तरीके से समझ गए। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जिस तरीके से मैंने बताया था वैसे ही काम करना है। क्या करना है, पहले मुझे लाइन ऑफ मोशन का डायरेक्शन बनाना है। ये देखो लाइन ऑफ मोशन बना, दो बॉल है और दो लाइन ऑफ मोशन है। और उसके बाद फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन बनाना है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन बना दिया मैंने, और दो मासेस इस जगह पे
एक मास m है और दूसरे का भी मास m ही है, सो दिस इज बॉल a एंड दिस इज बॉल b। और इसके पास जो वेलोसिटीज थे, ये एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा एंगल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है। ये जो बॉल है ये आपस में कांटेक्ट में आएगा और ध्यान से देखो वो डैश डैश लाइन से डिनोट किया गया है कि वो जो कांटेक्ट होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मैं इनके सेंटर से इसको मैच करा दूं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो एक ट्रायंगल बनता हुआ मुझे अच्छे तरीके से दिख रहा है। सो इस ट्रायंगल में थीटा एंगल कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस, हाँ 3r है और ये डिस्टेंस कितना है 5r है। तो ये एंगल, हाँ तो ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा। सो इसमें मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 3r बाय 5r विच इज इक्वल टू 3/5। तो इधर से हमारा थीटा निकल के आ गया, दैट इज 37 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा ऑलवेज तुम्हें ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमेशा कुछ इस तरीके के चीजें दे देते हैं। तो ये हो गया। और अब इसके वेलोसिटीज को देख लेते हैं। तो वेलोसिटी इसका जो था इस डायरेक्शन में कितना है, यू नॉट है। तो इसका वेलोसिटी का ऑलवेज कंपोनेंट ले लेते हैं पहले, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यू नॉट कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा। और ये जो बॉल है, इस बॉल की भी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में कितनी, यू नॉट थी। तो इसका भी कंपोनेंट दो डायरेक्शन में आएगा, एक इधर आएगा यू नॉट कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा। ठीक है। और कोलिजन होने के बाद, दिस वाज द इनिशियल कंडीशन, और कोलिजन होने के बाद फिर फाइनल कंडीशन मुझे दिखाना है। तो फाइनल कंडीशन कैसे दिखाएंगे, वापस से बॉल को एक दूसरे से कोलिजन कराए और कोलिजन कराने के बाद फिर हम लोग वेलोसिटी को अज्यूम कर लेंगे कि v1 और v2 है। तुम अगर थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो तुम्हें डायरेक्शन वगैरह थोड़ा दिखेगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया करो कि इस डायरेक्शन में v1 है और इस डायरेक्शन में v2 है। इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है करने में। और इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो तो अनचेंज्ड रहेगी, यू नॉट साइन थीटा, और इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विच इज यू नॉट साइन थीटा। ठीक है। तो ये मास है m और ये मास है 2m। अब क्या करना है, पहला काम मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा काम क्या करना है, E का फॉर्मूला लगाना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो x डायरेक्शन में ये हमारा x डायरेक्शन पॉजिटिव और ये है हमारा y डायरेक्शन। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करा, m u नॉट cos थीटा माइनस ऑफ 2m u नॉट cos थीटा इज इक्वल टू, दिस वाज द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन सिर्फ x डायरेक्शन का, विच इज mv1 प्लस ऑफ 2mv2। मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर लो, तो इधर से आएगा माइनस ऑफ यू नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इससे सेकेंड इक्वेशन निकलेगा कैसे, E का फॉर्मूला अप्लाई करके। E क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में हम लोगों ने लगाया, तो E का वैल्यू कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा, अप्रोच कितने से हो रहा था, 2u नॉट कॉस थीटा, क्योंकि अप्रोच हमेशा इनिशियल से निकालते हैं। फाइनल से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑलवेज v2 माइनस ऑफ v1 निकलेगा। तो मेरे पास इक्वेशन है v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू u नॉट कॉस थीटा, u नॉट कॉस थीटा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इस इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर आंसर निकालना है v1 और v2 कितना होगा। तो इन दोनों को ऐड कर लो, v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3v2 इज इक्वल्स टू, ऐड करने पे कितना आ गया, 0 आ गया ना। सो v2 इज इक्वल्स टू 0। तो v1 कितना आ जाएगा, v1 विल बी इक्वल्स टू, v2 इज इक्वल्स टू 0, v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u नॉट कॉस थीटा
माइनस का मतलब ये जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करा था जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो क्या बॉल फाइनली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं क्या एक दूसरे के? बोलो, क्या बॉल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बॉल के पास वेलोसिटी जो है पहले से ही दो डायरेक्शन में था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम देखोगे तो वो परपेंडिकुलर में नहीं आएगा फिर। तो ये तो था हमारा फाइनल वेलोसिटी जो कि इजी है, हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं। निकालने क्या दिया गया था? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? हमें जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसे ढूंढ के निकालना होता है और उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। मतलब कि जिस समय बॉल जो है वो आधा पचक गया होगा, है ना, डिफॉर्म कर गया होगा कुछ इस टाइप से। तो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है? डिफॉर्मेशन प्रोसेस जस्ट हो चुका है मैक्सिमम। तो डिफॉर्मेशन के टाइम पे इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम v डैश एंड v डैश इस डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन से मतलब है, y डायरेक्शन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है मुझे। तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी मैं शो नहीं कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? u नॉट cos थीटा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? u नॉट cos थीटा, और इसका मास m और इसका मास 2m। तो पहला काम क्या करना है हमें? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन करता हूँ, इधर से क्या आ जाएगा? m u नॉट cos थीटा माइनस ऑफ 2m u नॉट cos थीटा इज इक्वल टू m v डैश प्लस ऑफ 2m v डैश। तो 3m हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ u नॉट cos थीटा इज इक्वल टू 3v डैश। v डैश आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ u नॉट बाई 3 cos थीटा। इसका क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन उल्टा है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में ही मूव करने की कोशिश करेगा, ऐसे करके v डैश से एंड v डैश होगा कितना? u नॉट बाई 3 cos थीटा। और इनिशियली दोनों बॉल ए एंड बी इस तरीके से मूव कर रहे थे। अब बॉल किसके लिए निकालना है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन? बी के लिए निकालना है। तो ये है हमारा डिफॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। तो बॉल बी पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन बी, तो बॉल बी पे मुझे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकालना है। सो दिस इज इनिशियल स्टेट बॉल बी का एंड दिस इज फाइनल स्टेट बॉल बी का। ये है बॉल बी जिसकी वेलोसिटी u नॉट बाई 3 cos थीटा है और मास इसका 2m। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? आंसर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, या फिर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस ऑफ p इनिशियल। तो p फाइनल कितना हो जाएगा? 2m u नॉट बाई 3 cos थीटा। लेकिन ध्यान देना ये नेगेटिव डायरेक्शन है, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माइनस साइन हम लोग अप्लाई करेंगे, और फिर माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम किधर था? नीचे की डायरेक्शन में, विच वाज नहीं, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में है इस तरीके से, विच इज 2m u नॉट cos थीटा। 2m और एक माइनस साइन अप्लाई कर दिया मैंने। अब वापस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m, तो कॉमन ही निकाल लो। चलो ठीक है, अब तो क्या ही करना है। m u नॉट cos थीटा, m u नॉट cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और ये 2 माइनस ऑफ 2 बाय 3 हो जाएगा। कितना आ जा रहा है ये? 6 माइनस 2 4 बाई 3 m u नॉट cos थीटा।
दिस इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन किधर आया? पॉजिटिव। क्या प्लस ऑफ आई कैप के डायरेक्शन में है ये? बिल्कुल हाँ। और क्या बॉल बी पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा? बिल्कुल सही बात है। जो बॉल बी था उस पे जो इम्पल्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था नॉर्मल। तो जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। क्लियर है क्या? तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो अब आगे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। सॉरी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं कि एक ग्राउंड है और ग्राउंड से एक बॉल टक्कर खाएगा। ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी है u, जो कि अभी ग्राउंड से जाकर के टक्कर खाने वाला है एट एन एंगल ऑफ थीटा। और इस ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ डेसिएशन ई दिया गया है। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एज्यूम करना है कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। एज्यूम करना है कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अब सॉल्व करो जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी डेवलप करेंगे और इवन ऊपर भी डेवलप किया था। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू 0 क्यों दिया है, इसका रीज़न है अभी समझेंगे हम लोग। और फ्रिक्शनलेस ही सरफेस ऑलवेज एज्यूम करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, इसमें रोटेशन आ जाएगा, तो बॉल इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा, जिस जो चीज़ को हम लोग इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा नहीं। तो बॉल इस तरीके से आ रहा है और ये कोलाइड किया, तो इसकी वेलोसिटी जो है दो डायरेक्शन में होगी, विच विल बी, अगर यहाँ पे इसको ऐसे कर दें तो दिस एंगल विल बी थीटा। सो इस डायरेक्शन में आ जाएगा u साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा u कॉस थीटा। तो वापस से अगर कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ग्राउंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। और मोमेंटम फिर कंजर्वेशन हम लोग नहीं करेंगे। जब भी देखना कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे नहीं करना है, उसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। और ये कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा एंगल सेम रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ये तभी होगा जब इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तभी ऐसा बोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी एक vx और इस डायरेक्शन में होगा एक vy। मुझे इस vx और vy को निकालना है। अगर vx vy निकल जाए तो हम लोग फिर इस जगह से अल्फा भी निकाल सकते हैं, कहाँ कितने एंगल पे ये रिबाउंड हुआ है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग नहीं लगाएंगे। दूसरा ई का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ध्यान देना, तुम्हें क्या निकालना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन। कौन सा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन? बताओ, कोई बता सकता है इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन कौन सा है? दिख रहा है किसी को कुछ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बताओ कौन सा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन? हाँ, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन होगा। सो दिस इज आवर लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन। और क्या ई का फॉर्मूला लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में लगाना है। मान लो कि ये बहुत बड़ा सा अर्थ है और इस जगह पे पार्टिकल कोई भी आया छोटा सा और टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद चला गया, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन ये हुआ। और इसकी इनिशियली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस डायरेक्शन के वेलोसिटी से मुझे कोई मतलब है नहीं, है ना। तो वापस जब फाइनल वेलोसिटी होगी तो फाइनल के टाइम पे बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। तो इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहती है, पता है ना। तो इसीलिए हमारा Vx कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, जो कि अनअफेक्टेड रहेगा। तो हम ऐसा ध्यान रखना कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
दूसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच कितने से हो रहा था? ये अप्रोच ग्राउंड तो बिल्कुल जीरो पे था और ये यू नॉट कॉस थीटा से अप्रोच कर रहा था, और सेपरेट कितने से कर रहा है? ग्राउंड अभी भी रेस्ट पे है और ये वी वाई से सेपरेट कर रहा है। सो मैंने लिख दिया वी वाई। सो वी वाई इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा, और ई का वैल्यू दिया गया है, ई दिया है, तो ये हमारा ई के टर्म्स में आंसर आ गया वेलोसिटी। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितने एंगल पे बाउंस करेगा, तो टेन अल्फा तुम इस जगह से निकाल सकते हो। टेन अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई इज ई यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। यू कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा ई बाई टेन थीटा। ठीक है, बोलो समझ में आया? अब शॉर्ट ट्रिक में देखो क्या याद रखेंगे हम लोग को ये याद रखना है कि कोई भी चीज अगर टक्कर खाया तो इसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में है हमारा वी एक्स और एक डायरेक्शन है वी वाई। वी वाई जो है वो इम्पल्स के डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में, तो जो भी वेलोसिटी इसकी होगी वो ई टाइम्स हो जाएगी, ई टाइम्स वी वाई हो जाएगा, और ये जो वेलोसिटी जो भी है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उतना ही रह जाएगा। तो हमेशा क्या याद रखेंगे? इम्पैक्ट के डायरेक्शन में वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाती है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था। बॉल को टक्कर खिलाया था तो ऊपर जब गया था तो बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई थी? ई टाइम्स हो गया था ना, याद है? तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको याद रखेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस देखो हम लोग आराम से कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि लेट से एक इस टाइप का शेप बना रहा हूँ, ऐसा है, और ये जो बॉल है इस तरीके से आ रहा था यू नॉट से, और ये जाकर के टक्कर खाता है इस बॉल पे, और टक्कर खाने के बाद फिर क्या करेगा? ये बाउंस बैक करेगा और फिर ये एक्स डायरेक्शन के साथ टक्कर खाएगा। तो टक्कर खाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये तुम्हें बतानी है, ठीक है, जिधर भी डायरेक्शन में जाए। और दोनों में जो दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन का ई दिया गया, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया गया है, ये निकालिए। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसमें नेग्लेक्ट कर लेना, एज्यूम कर लेना कि ये काफ़ी ज़्यादा पास पास में डिस्टेंस है, जिसके कारण से ग्रेविटी कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल रहा है। सॉल्व करो इसको, वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालना है तुम्हें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और इसको मैं वी वेक्टर बोल देता हूँ ताकि तुम वेक्टर फॉर्म में ही आंसर निकालो। चलो सॉल्व करो इसको। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करो, ये जो एक्सिस गिवन है, एक्स वाई एक्सिस या फिर जो वॉल्स गिवन है, उसको रोटेट कर लो, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है तुम्हें, तो इसको रोटेट कर लो। अगर मैं रोटेट कर लूँगा तो अब ये सिचुएशन ऐसा दिखेगा, तो ये वॉल्स कुछ ऐसा है, और रोटेट करने के कारण से बॉल का जो डायरेक्शन होगा वो भी रोटेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से था, तो ये इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, जा रहा होगा बॉल, और इसकी वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में दिया गया। तो ये जो वेलोसिटी है इसका दो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का,
मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ दूर में। अगर ये भी वेलोसिटी दिया गया है, इसका मतलब इसका कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा। एंगल थीटा जूम कर लेता हूँ मैं, ये है, तो इधर हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। अब देखते जाना इसका कोलिजन किस तरीके से हुआ और हम लोग किस तरीके से इसकी वेलोसिटी लेते जाएंगे। कोलिजन करने के बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, जो भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्या इसका e टाइम्स होगा, क्योंकि इम्पैक्ट के डायरेक्शन में e टाइम्स हो जाता है। दिस इज इम्पैक्ट का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा e v cos थीटा। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इम्पल्स नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा v sin थीटा। अब वापस से ये कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के लिए यहाँ पे टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद आगे निकल जाएगा। तो टक्कर खाने के बाद जो इम्पल्स का डायरेक्शन है सिर्फ उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब इम्पल्स के डायरेक्शन में कौन वेलोसिटी है, ये v sin थीटा। तो इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, e v sin थीटा, e टाइम्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, जो कि पहले से ई वी कॉस थीटा था। ये लिख दिया मैंने ई वी कॉस थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा, v फाइनल। सो v फाइनल वेक्टर फॉर्म में ऐसा आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, कितना हो गया ये, माइनस ई वी cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ ई वी साइन थीटा जे कैप। ई को कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा v cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ v साइन थीटा जे कैप। और इनिशियल वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में था हमारा माइनस ऑफ v cos थीटा आई कैप एंड माइनस ऑफ v साइन थीटा जे कैप। क्या ये इनिशियल को मैं एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लूं तो ऐसा नहीं बन जाएगा, यह जाएगा आंसर हमारा। अरे बोलो समझ में आया या नहीं, ये कुछ ज्यादा ही टफ हो गया क्वेश्चन, समझ में आया ना। आगे क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इजी है और आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया एक बॉल को एट एन एंगल ऑफ थीटा यूसी, और इस जगह पे है बॉल, ये गया जाकर के टक्कर खाया। कितने डिस्टेंस पे बॉल रखा गया है, जो भी इसका रेंज होता है उस रेंज का r/2 आधे पे रखा गया। और अगर जो कोलिजन है E इज इक्वल्स टू दे रखा है 1/2, तो पूछा है देन फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सेकेंड डिस्टेंस between initial and final point of projection and point where ball will hit the ground। आसान है, करो। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट लिखना है, इनिशियल एंड फाइनल तो कोई मतलब नहीं। सॉल्व करो इसको। तो इसको कैसे करेंगे, जब शॉर्ट ट्रिक बता दिया तो उसी को यूज करेंगे और आंसर हमारा आएगा। तो इस जगह से बॉल को फेंका गया कितने से, यू से, और ये जाकर के टक्कर खाएगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो हेड ऑन कोलिजन हुआ और ये कितना है, r/2 है।
कितने से कोलाइड कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में u cos थीटा से कोलाइड किया होगा, और कोलिजन करने के बाद वापस से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, डेट विल बी e टाइम्स ऑफ u cos थीटा, है ना, दिस विल बी द वेलोसिटी। तो ये क्या करेगा, इस जगह पे जाकर के गिर जाएगा। तो मुझे ये निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे गिरेगा। अब इसका मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, जिसको हम लोग 2u/y बाय जी भी बोलते हैं। क्या y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का चेंज आया क्या, नहीं, सिर्फ x डायरेक्शन में आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। तो आधा टाइम तो जाने में लगता है और आधा टाइम आने में लगता है रिटर्न में। तो रिटर्न में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, सो t/2 इंटू eu cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2, सिर्फ u साइन थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय g, और ये हो जाएगा eu cos थीटा। तो ये e आ जाएगा u साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय जी, बराबर। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट करो और पुट करके आंसर्स वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर वो इस जगह पे हिट कर रहा है, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल लोकेशन, ये डिस्टेंस कितना है, x है। सो डिस्टेंस विल बी r/2 माइनस ऑफ x, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, r इज इक्वल्स टू 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। जैसे इधर से हमारा x निकलेगा विच इज u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, और e का वैल्यू 1/2 था, पुट कर लिया, और इसका वैल्यू इधर से हम लोग निकाल लेंगे। आ जाएगा क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक बॉल है, इसको फेंका गया इस डायरेक्शन में विद द स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा, कोलाइड करेगा, फिर वापस से कोलाइड करेगा, फिर वापस से कोलिजन होगा, और ये इनफाइनाइट टाइम्स करते जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ है, फाइंड द रेंज ऑफ द बॉल आफ्टर द 100th कोलिजन। सॉल्व करो। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 100th कोलिजन जब करेगा तो उसके बाद रेंज कितना होगा, ठीक है। टोटल रेंज नहीं पूछा है हमसे। तो ये इस तरीके से कोलिजन किया, फिर वापस कोलिजन करेगा, फिर वापस कोलिजन करेगा, और इस तरीके से इनफाइनाइट कोलिजन्स करते जाएंगे। अगर इनफाइनाइट कोलिजन्स करेंगे तो ये रेंज अगर टोटल निकालना हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। ऊपर मैंने एक कराया ही था क्वेश्चन, उसी टाइप के पैटर्न में हमें इनफाइनाइट जीपी मिल जाएगा, आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन में रेंज कितना हो जाएगा, इनिशियली रेंज कितना है, r0 है ना, लेट्स से r0 है, और r0 का वैल्यू कितना होगा, u² साइन 2 थीटा बाई जी। एक मिनट, सॉरी, इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। जो रेंज का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, रेंज इज इक्वल टू होता है 2ux uy बाई जी, हाँ या ना, याद है। तो जब इस रेंज का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं तो उस समय ux आ रहा है और uy आ रहा है। अब इन दोनों के वैल्यूज को देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में ux और इस डायरेक्शन में uy। जब ये कोलिजन करेगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो अनअफेक्टेड रहेगी, और कोलिजन करने के बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स ऑफ यू वाई। क्यों, क्योंकि जब ये कोलाइड करने को होगा उस समय इसकी वेलोसिटी इस दो डायरेक्शन में होगा, और वो एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा।
है ना। तो सेकंड कोलिजन के बाद अब रेंज कितना आएगा, R1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो R1 विल बी इक्वल्स टू 2ux इंटू यू वाई इंटू जी। ux तो एज इट इज है ई यू वाई बाय जी। तो हमारा R1 कितना आ जाएगा, ई टाइम्स ऑफ आर नॉट, आया ना, ई टाइम्स ऑफ आर नॉट। वापस से हम लोग देखेंगे तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ई स्क्वायर यू वाई हो जाएगा। तो R2 कितना आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर नॉट हो जाएगा, बराबर है क्या। और ये चीज चलते जाएगा। तो सेकंड कोलिजन पे फॉर्मूला हमारा ऐसा बन रहा है, थर्ड कोलिजन पे ई क्यूब आर नॉट होगा। तो 100th कोलिजन पे कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर 100 इंटू आर नॉट। बोलो समझ में आया या नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि एक वेज है जो कि फिक्स्ड है और एक बॉल को ड्रॉप किया गया h हाइट से, h हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया है और ये जाकर के टक्कर खाया। और टक्कर खाने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइंड E if after the collision if after the collision the ball moves in horizontal direction। और इसका एंगल थीटा एज्यूम कर लो। चलो सॉल्व करो इसको। h हाइट से ड्रॉप किया है इसको h हाइट। तो देखो इस पोर्शन को कैसे करेंगे, हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन का डायरेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा वेज, और जब ये बॉल जाकर के स्ट्राइक कर रहा होगा उस समय इस बॉल के पास वेलोसिटी जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और वो जब टक्कर खाएगा तो टक्कर खाने के टाइम पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन ये बनेगा। तो हमेशा वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लेना है वो तुम्हें किस डायरेक्शन में लेना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में लेना है। तो लेट से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो चुकी है वी नॉट, तो इसका कंपोनेंट जो होगा एक इस डायरेक्शन में होगा और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में होगा। तो एंगल कितना है, थीटा। थीटा जूम कर लेते हैं, देखो एंगल कैसे निकलेगा। ये इनिशियल कोलिजन के पहले और ये है कोलिजन के बाद फाइनल सॉरी। तो जब कोलिजन करेगा तो कोलिजन करने के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया, और क्योंकि ये एंगल थीटा दिया गया है इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप कर दो तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इधर भी ये एंगल होगा थीटा। और जब कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो भी वेलोसिटी होगी उसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में, और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये दो डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ऑलवेज होगी। तो थीटा एंगल ये है हमारा, और वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल थीटा है हमारा। तो कितना आ जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा दिस एंगल इज थीटा। तो वेलोसिटी कितना आ रहा है, लेट से ये जब कोलिजन कर रहा है तो इस समय इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, और वी नॉट का वैल्यू कितना होगा रूट अंडर ऑफ 2gh, वो हमें पता है, उसको एज इट इज रहने दो। और इस डायरेक्शन में अब जो कंपोनेंट आ जाएगा डेट विल बी वी नॉट कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज रहता है। तो ये वेलोसिटी अनचेंज रहेगा,
वो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, और जो भी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में होता है वो ई टाइम्स हो जाता है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगा ई वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ई का फॉर्मूला लगाना है। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बराबर। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन, अच्छा ये तो मैंने पहले ही कर दिया ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। इस जगह पे टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये जो वेलोसिटीज आ रहे हैं उसमें टेन थीटा कितना आ रहा है, दिस इज ई वी नॉट cos थीटा अपॉन वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय टेन थीटा, सो ई इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या, आया था किसी का? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लेवल का, एडवांस का भी एडवांस है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मान लो कि ये एक प्लेन है या फिर ग्राउंड है, और ग्राउंड का जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है डेट इज ई। अब तक हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन इस बार जो है वो फ्रिक्शन भी गिवन है, डेट इज म्यू। और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, कितनी वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं, v वेलोसिटी से आ रहा था, और वो क्या किया, कोलिजन किया इसके साथ, और कितना एंगल है, थीटा एंगल पे। तो बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो तुम्हें निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। क्या की मैंने, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया गया है, और साथ ही साथ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू दिया गया है, और एज्यूम करना है कि कोई भी इसमें रोटेशन का इफेक्ट नहीं हो रहा है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन इट। ये चीज़ को नेग्लेक्ट करके चलना है और फिर आंसर निकालना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, करके लेकर के आना, और फिर वापस से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बस एक टॉपिक और बच गया है, वेरिएबल मास सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है क्या?